what is we call in New Zealand how to decolonize the knowledge, कि how to bring the local people in the center of the whole knowledge. आप क्या इसमें डिफरेंस जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, ज़िले की सतह पे, उसमें और जो आप जो लोकल जो इलेक्टेड जो लोग आपसे आपकी इसकी मदद लोकल इलेक्टेड लोग हैं जो हमारे जिसे मकामी हुकूमतें कहते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या महसूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनस नॉलेज और जो हज़ारों सालों से सैकड़ों सालों से ज़मीन पर रह रहे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है सोल्यूशंस में? देखें, what is we call in New Zealand how to decolonize the knowledge, कि how to bring the local people in the center of the whole knowledge. और अगर हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे और इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, जहाँ पे इंडिजिनस नॉलेज, वुमेन, चिल्ड्रन और इन तमाम को एम्पावर्ड करेंगे, तो तब उसका सलूशन होगा. जो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाट इज वी कॉल्ड, इट्स अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर. इट्स अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो कि ब्रिटिश ने डेवलप किया था, जिसे व्हाट इज वी कॉल्ड अ टॉप डाउन स्ट्रक्चर. और उनकी वहाँ पे कोई सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं होती. वो ज़्यादा पढ़े हुए होंगे लेकिन उनकी सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं होगी. तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में हमने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया है क्लाइमेट चेंज के हवाले से. यहाँ का सिविल डिफेंस है जो कि लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे काम करता है. यहाँ पे माओरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ट्राइब्स हैं, हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया है. तो वो जो लोकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लोकल ऑनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है. और इस डिज़ास्टर और वल्नरेबिलिटी की सिचुएशन में लोकल्स ही हैं जो कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक ना तो कोई गवर्नमेंट पहुँच सकती है और ना ही कोई आर्मी पहुँच सकती है. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाएं जो कि क्लाइमेट चेंज को जहन में रख के जो है उसे एड्रेस करे इस तमाम प्रॉब्लम्स को. एक लोकल हमारी स्टडी थी स्पार्को की भी और दूसरी भी वर्ल्ड बैंक की भी मुतअद्दिद स्टडीज़ हैं कि पाकिस्तान को जो क्लाइमेट चेंज या दूसरी जो माहौलियाती दबाव की वजह से जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेसेस जो आते हैं उसमें साल का 3 से 4 अरब डॉलर का हमें ना नुकसान हो रहा है. और जो अभी जो पाकिस्तान में जो IMF का पैकेज है वो 3 अरब डॉलर का पैकेज है. और आप देख सकते हैं कि हुकूमत को उन्होंने कैसे जकड़ रखा है. तो पाकिस्तान जितनी क्लाइमेट अडॉप्टेशन की तरफ जाए अगर आपकी उसमें, तो ये सारा फंडिंग रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट करेगा? देखें, एक चीज़ तो मैं आपको थोड़ा सा इस बात पे कहना चाहूँगा कि व्हाट इज़ इन न्यूजीलैंड में हमने चूँकि इंडिजिनस नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया. न्यूजीलैंड एक स्मॉल कंट्री है, हमारे पास भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इंडिजिनस नॉलेज को बीच में लेकर आए और इंडिजिनस वे ऑफ डूइंग थिंग्स हमने किया. तो रेदर देन हमने कोई जापानीज सोल्यूशन और साइंटिफिक और वेरी एक्सपेंसिव सोल्यूशन निकाले. तो ये जो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल एक जस्ट अ फिनोमेना कि न्यूजीलैंड में हम लास्ट 10 ईयर्स में क्लाइमेट चेंज का ट्रांसपोर्ट पे क्या रिस्पांस होगा, हमने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग को प्रमोट किया है. और आपको न्यूजीलैंड में साइकिलिंग के कार पार्किंग अब मिलेंगे, साइकिलिंग के ब्रिज मिलेंगे कि हम साइकिलिंग को किस तरीके से मेन जो है अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना लिया जाए. और जो जहाँ पे बड़े शहरों में साइकिलिंग थोड़ी मुश्किल है तो वहाँ पे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक बसेस या द ट्रेन सिस्टम हम डेवलप कर सकें, ताकि जो कार को हम जो डिस्करेज करेंगे उसकी एनर्जी कंजम्पशन भी होगा, तो एक इंपोर्ट का बिल्स भी बचेगा और दूसरे पे कार्बन के हवाले से भी उसका बहुत अच्छा वो होगा. और उसके हवाले से एयर क्वालिटी की बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एयर क्वालिटी से हेल्थ इम्पैक्ट है. और हेल्थ इम्पैक्ट क्या है कि हम हेल्थ का बजट उस पर खर्च कर रहे होते हैं. तो आई थिंक अगर क्लाइमेट चेंज सेंसिटिव डेवलपमेंट बनाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है.